मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए। उसी के क्रम में हम लोग जितना भी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग 26 अक्टूबर 2018 को जो प्रथम पाली में पेपर हुआ था उसी के जीएस पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ताकि हम लोग अपनी सफलता को और अच्छे से सुनिश्चित कर पाएँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का कि एशिया के निम्न में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी ईरान। तो एशिया में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सऊदी अरब। क्या? ऑप्शन ए सऊदी अरब। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये प्रश्न काल में भी था और वर्तमान में बना हुआ है। वर्तमान में भी सऊदी अरब, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नंबर 1 पर है पूरे एशिया में, ये हम लोगों को देखना है। और पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें, विश्व में कहाँ पर, विश्व में हम लोगों को ध्यान देना है। तो विश्व में नंबर 1 पर है यूएसए। क्या है? यूएसए है। और उसके बाद में रूस है। क्या है? उसके बाद में रसिया है। और तीसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसीलिए पूरी दुनिया में ये हम लोगों को ध्यान देना, जो सऊदी है वो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है और एशिया में नंबर 1 पर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और टॉप पर लगातार यूएसए बना हुआ है उत्पादन में, ये हम लोगों को देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो इसमें से ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसमें सबसे पुराना जो भारत में ऐसा राज्य है जो तेल का उत्पादन करता है तो असम। क्या है? असम पहला ऐसा राज्य है भारत में जो तेल का उत्पादन करता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि असम में 1867 में, क्या है, 1867 में यहाँ पर एक स्थान है माकूम। क्या है? माकूम में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। किसका? तेल का कुआं खोदा गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि असम एक ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे पुराना तेल का उत्पादक है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। असम में कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं डिगबोई है, नाहरकटिया है, बोगोई है और उसके बाद में एक सुरमा घाटी करके आता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं असम के जो तेल उत्पादन में अग्रणी हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का कि अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो मतलब प्रश्न काल में कह रहा था कि कौन थे इसके अध्यक्ष, कहने का मतलब अब हम लोग कहें तो उस समय 2018 में जो मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे? एच.एल. दत्तू जी थे। कौन थे? एच.एल. दत्तू। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान में ये हम लोगों को ध्यान देना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो हम लोगों को ध्यान देना है अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण मिश्रा जी या अरुण कुमार मिश्रा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अरुण मिश्रा ये पूछा जाता है तो हम लोगों को, चूंकि हम लोग देखे हुए हैं जितना भी पेपर हम लोगों को इन्हेल किया, मानवाधिकार से उसमें क्वेश्चन जरूर आ रहा कोई ना कोई, तो इसलिए हम लोगों को इसको इग्नोर नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का कि अगस्त 2018 के अनुसार भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और मतलब कह रहा है कि वीपन्स और टैकिट्स टैकिट्स टीम कमांडो की कुल संख्या कितनी है? जो ये कहने का मतलब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? स्वाट। क्या है? स्वाट। जो स्वाट टीम गठित की गई है इसमें कुल कमांडो की संख्या कितनी है? मतलब उस समय पूछ रहा था, चूंकि ये 18 का पेपर है तो हम लोगों को ध्यान देना 36 कितनी थी? 36 थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये उसी समय का क्वेश्चन है तो इसको हम लोगों को ध्यान देना है। अगर दोबारा पूछ लिया जाए तो हम लोगों को 36 याद रखना, 36 कमांडों की टीम थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का कि भारत ने मई 2018 में लैंड क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? मतलब किस देश के साथ लैंड क्रॉसिंग समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किया 2018 में? तो हम ये हम लोगों को ध्यान देना है म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 6 वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया? मतलब 2018 में किसको
संसदीय उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था, तो दिनेश त्रिवेदी जी को। किसको, दिनेश त्रिवेदी जी को। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये प्रश्नकाल उस समय का था, चूंकि 2018 की कंडीशन थी कि उसी समय जब पेपर बन रहा होगा तो ये पुरस्कार उसी के आसपास दिया गया होगा, इसी समय पूछा जाएगा, मतलब इसीलिए पूछा गया है। अब हम लोग को ध्यान देना है, चूँकि पेपर हमारा आगे होना है, तब तक इलेक्शन हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग को याद रखना है कि 2024 में जो उत्कृष्ट या 23-24 में जो पुरस्कार दिया गया, 23 में या 24 के बीच में, 23-24 में, तो हम लोगों को ध्यान देना है 5 सांसदों को दिया गया। अब कई लोगों को दिया जाने लगा, इसलिए इसका नाम पूछने की संभावना नहीं है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का कि अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड सेबी, कह रहा सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। 18 में पूछ रहा था कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो सेबी संस्था है हमारी, कौन, कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, मतलब सेबी के अध्यक्ष वर्तमान समय में हम लोगों को देखें। पहले हम लोगों को देखना उस समय कौन थे। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी जी थे। क्या थे, अजय त्यागी थे। और अगर हम लोग वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष देखें, कहाँ पर, वर्तमान समय में, चूंकि वर्तमान का ही ये पूछता है, तो वर्तमान समय में अब बदल गए हैं। अब कौन अध्यक्ष हैं, हम लोग को ध्यान देना, माधुरी पुरी बुच। क्या है, हम लोग को ध्यान देना है, माधुरी पुरी बुच। इनका कार्यकाल हम लोग को ध्यान देना 2025 तक है। कब, 2025 तक है, ये हम लोग को ध्यान देना, मतलब 22 से 25 तक ये थे। तो ये हम लोगों को ध्यान देना, वर्तमान समय में सेबी के अध्यक्ष माधुरीपुरी बुच्ची हैं, ये हम लोग को देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का, दांतों की वर्धित छवि, मतलब दांतों की छवि कहने का मतलब देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा डाट का उपयोग किया जाता है। मतलब किस दर्पण का उपयोग किया जा रहा है, दांतों, कह रहा है कि दांतों को बड़ा करके कहने का मतलब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हम लोगों को ध्यान देना अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ये हम लोगों को देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, मतलब एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना लीटर निर्धारित की गई है, हम लोग को ध्यान देना है। कि कहने का मतलब पूरी स्वच्छता के साथ अगर रखा जाए तो एक आदमी को कम से कम कितना पानी एक दिन में यूज करना चाहिए, तो हम लोग को ध्यान देना है। WHO के अनुसार ये मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 50 लीटर, कितना, 50 लीटर पानी के लिए ये मान्यता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, कम से कम कितना, 50 लीटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का कि मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, जीवाणु के नाम से, कि विषाणु के नाम से, कि फंगस या अपघटन करने वाले। तो हम लोगों को ध्यान देना है कौन से जीव के नाम जाना जाता है, जो जानवरों और मृत, कहने का मतलब जीव वगैरह होती हैं, उनको मिट्टी खाद में परिवर्तित कर देते हैं, जिसको अपघटन, क्या कहते हैं, अपघटन करने वाले जीव होते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना, उनको कहा जाता है अपघटन करने वाले या अपघटक कहा जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी को इंग्लिश में हम लोग डीकम्पोज कहता है कि डीकम्पोजर कहते हैं, ये हम लोग को देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों का कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। भूजल रिसाव के द्वारा मतलब फिर से, कहने का मतलब एकत्रित हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है कुछ स्थानों पर। भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परत के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं, कहने का मतलब भौम जल और कठोर चट्टान के नीचे जो ये होता है, इनका कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर जल पाया जा रहा, तो इस प्रकार के जल को क्या कहते हैं, नीचे फिर चट्टानें वगैरह पाई जा रही हों, तो जो बीच में पाया जाता है इसको क्या कहते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। इस प्रकार के जल को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग को ध्यान देना है एक्वीफर कहते हैं। क्या कहा जाता है, एक्वीफर कहते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। इस प्रकार का
जो आपका जल होता है, कहने का मतलब है कि भौम जल स्तर के नीचे और कठोर चट्टानों के बीच परतों में जो पाया जाता है उसको एक्वीफर कहते हैं। एक्वीफर कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्वीफर, या उसको हम लोग जल वृत्ति भी कहते हैं, जल वृत्ति भी कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, हिंदी थोड़ा कठिन पड़ती है। एक्वीफर हम लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोगों का कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी विषाणु के कारण होती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें जैसे ऑप्शन ए है आंत ज्वर। क्या होता है? आंत ज्वर है, ये हम लोग को ध्यान देना, जिसको हम लोग टाइफाइड भी कहते हैं। क्षय है, जिसको हम लोग टीबी भी कहते हैं। हैजा है, और उसके बाद में पेचिस है। इसमें कह रहा है कि कौन सा विषाणु के कारण होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें से एक चीज़ हम लोगों को देखना है, ये जितनी बीमारियां हैं ये किसके द्वारा होने वाली हैं? ये जीवाणु, जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु के द्वारा होने वाली जितने रोग दिए हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर ऑप्शन इसमें से गड़बड़ दिया हुआ था, तो इसको बाद में आयोग ने रिजेक्ट किया था। हम लोग को ध्यान देना, जैसे विषाणु से जनित कुछ रोग होते हैं वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा जो बीमारियां होती हैं, जैसे हम लोगों का है सर्दी। क्या है? सर्दी विषाणु के द्वारा वायरस से होती है। उसके बाद में कोरोना काफ़ी था, हम लोग को ध्यान देना, जैसे कोरोना आया था, कोरोना भी विषाणु जनित है। उसके बाद हम लोग जानते हैं जैसे एड्स, एड्स है, हम लोग को ध्यान देना, HIV है। पेट फ्लू होता है, एक पेट फ्लू करके बीमारी आती है। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं ये सब किसके द्वारा? वायरस के द्वारा होती हैं। और ये ऊपर वाली जो ऑप्शन में दिए हुए ये सब बीमारियां कौन सी हैं? जीवाणु जनित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हम लोगों को अगला, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डाट में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्थापित दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। कहने का मतलब जो ये ग्रामीण आवास निधि थी किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। जो ग्रामीण आवास ऋण निधि स्थापित की गई थी किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो हम लोग को ध्यान देना 2008 और 9 के आसपास। 2008 और 9 में ग्रामीण आवास निधि स्थापित की गई थी, ये हम लोग को देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग तो देखना है अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का कि फ्रैंक, कह रहा है कि फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए विद्युत चुंबक का, कि ऑप्शन बी बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का, कि ऑप्शन सी विद्युत प्रवाह प्रेरण का, कि ऑप्शन डी जेट इंजन का। तो हम लोग को ध्यान देना है फ्रैंक जो थे, फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? विद्युत जेट इंजन का। क्या था? विद्युत जेट इंजन का आविष्कार किया गया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। ये क्या थे? रॉयल ब्रिटेन की जो आर्मी है, जिसको हम लोग रॉयल ब्रिटिश वायुसेना कहते हैं, उसमें ये क्या थे? एक अधिकारी थे। क्या थे? एक अधिकारी थे। और इन्होंने क्या किया? जेट इंजन का आविष्कार किया था, ये हम लोग को ध्यान देना। मतलब वायुसेना के अधिकारी थे, तो वायुसेना में रहते हुए इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों का कि कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब ये पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए संजय जैन ने, ऑप्शन बी RNP सिंह ने, और ऑप्शन सी ES दुलत ने, और कि ऑप्शन डी वरुण यादव ने। तो हम लोग को ध्यान देना है, इसमें सही हो जाएगा हमारा जो कश्मीर द वाजपेयी ईयर से ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ES दुलत। ES दुलत का मतलब इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग गलत हो गई मित्रों, प्रिंटिंग क्या ऐसे करके दिए थे, उसमें AS दुलत था। तो हम लोग को ध्यान देना AS दुलत का पूरा नाम था अमरजीत सिंह दुलत। क्या था? अमरजीत सिंह दुलत, ये हम लोगों को ध्यान देना है, अमरजीत सिंह दुलत इनका पूरा नाम है। इन्होंने कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स के नाम से पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोगों का कि केंद्रीय GST कानून, कह रहा है केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? कह रहा है कब सहमति प्रदान की। हम लोग को ध्यान देना है कि जो GST को सहमति कानून के द्वारा प्रदान की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा, उस समय राष्ट्रपति
प्रणब मुखर्जी थे। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री कब की गई थी, तो हम लोगों को ध्यान देना है 12 अप्रैल 2017 को। क्या किया, 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की गई थी। और हम लोगों को देखना है कि 1 जुलाई क्या है, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी पूरे देश में लागू कर दी गई है। हम लोगों को ध्यान देना है कब, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू की गई। तो ये दोनों चीज़ हम लोग को याद रखना है कि जैसे पूछ लिया है इसमें कि सहमति कब प्रदान की गई, कि मतलब ये कानून कब बन गया, राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, तो 12 अप्रैल 2017 को। और ये लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। दोनों में हम लोगों को अंतर याद रखना है कि लागू कब हुआ था और सहमति कब मिली थी, ये हम लोग को देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोगों का कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डॉट डॉट से लागू हुआ। इसमें थोड़ा सा क्लरिकल त्रुटि हो गई है मित्रों छापने में, तो हम लोग को ध्यान देना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डॉट डॉट से लागू हुई, मतलब 27 अक्टूबर किस वर्ष से लागू हुई, तो हम लोग को ध्यान देना। ये सूचना प्रौद्योगिकी का जो अधिनियम था ये अधिनियमित हुआ था 2008 में, और ये 27 अक्टूबर 2009 से, कब, 27 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 27 अक्टूबर 2009 से ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोगों का एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज क्या है, हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का डॉट डॉट जिला मतलब संबंधित है। कहने का मतलब है कौन सा जिला संबंधित है, तो एक हस्त निर्मित कागज कहने का मतलब है कि किस जिले में उत्पादित किया जाता है, कहाँ पर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। ये पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ज़्यादातर पूछते हैं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी जालौन। क्या है, ऑप्शन बी। जो हस्त निर्मित कागज़ है कहाँ से इसको प्रौद्योगिकी में मतलब किस कहाँ से बढ़ाया जाएगा इसको, तो जालौन से। कहाँ में, जालौन में, जालौन में ये उत्पादित किया जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग को देखना, जैसे अमेठी दिया हुआ, क्या अमेठी, तो अमेठी हम लोग को ध्यान देना मूंज उत्पाद के लिए, किसके, मूंज उत्पाद के लिए। इलाहाबाद को भी है, अमेठी भी है, कई ऐसे मतलब क्षेत्र हैं मूंज उत्पाद के लिए, मतलब मूंज से बने हुए उत्पाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कई उत्पाद जैसे उसका मतलब मौनी वगैरह बनती है, ये हम लोग मौनी है, सिकौला है, ये हम लोगों को देखना है। और देवरिया जैसे क्या है, देवरिया है, ये हम लोगों को देखना है। देवरिया किसके लिए फेमस है, तो सजावटी सामान के लिए देवरिया फेमस है। किसके, सजावटी सामान के लिए फेमस है, ये हम लोगों को ध्यान देना। सजावटी सामान के लिए इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मान्यता मिली हुई है। और कुशीनगर जो है, क्या है, कुशीनगर, कुशीनगर में केला का उत्पादन काफ़ी होता है, तो हम लोगों को ध्यान देना कि कुशीनगर केले के द्वारा जो फाइबर बनता है उससे सामान बनाए जाते हैं, मतलब केला फाइबर के लिए हम लोगों को ध्यान देना। केले से फाइबर से बने सामान के लिए ये फेमस है कुशीनगर, ये हम लोग को ध्यान देना। कुछ और इम्पॉर्टेंट ज़िले हो सकते हैं, जैसा कि हम लोग कह सकते हैं जो ज़्यादा न्यूज में रहता है, जैसे अयोध्या है। क्या है, अयोध्या, अयोध्या किसके लिए फेमस है, हम लोगों को ध्यान देना किस चीज़ के लिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत अयोध्या में गुड़, क्या है, गुड़, गुड़ हम लोग को ध्यान देना। मुजफ्फरनगर का भी है, अयोध्या के लिए गुड़ है। जैसे गोरखपुर हम लोग कह सकते हैं, क्या है, गोरखपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर, गोरखपुर हम लोगों को ध्यान देना टेराकोटा के लिए फेमस है। मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, टेराकोटा, पका करके मिट्टियाँ भी बनाई जाती हैं, टेराकोटा के लिए फेमस हैं। गाजियाबाद इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। नोएडा, नोएडा के लिए जैसे गौतम बुद्ध के लिए, गौतम बुद्ध शहर जो है कहते हैं, जो हम लोग गौतम बुद्ध नगर जिला है, वो हौजरी सामान के लिए मतलब कपड़ों के लिए फेमस है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो मेन हम लोगों को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जिला याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों का आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी डॉट डॉट से लखनऊ स्थानांतरित किया था। मतलब 2021 में राजधानी कहाँ थी, वहाँ से लखनऊ लाया गया, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो उस समय राजधानी कहाँ पर थी, इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज में थी। कहाँ पर थी, प्रयागराज में थी, ये हम लोग को ध्यान देना है। प्रयागराज से राजधानी कहाँ पर लाई गई,
तो प्रयागराज से राजधानी कहाँ पर लाई गई, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है लखनऊ में लाई गई। कहाँ पर लाई गई, लखनऊ में। ये 2021 की बात हो रही है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल बिहान उत्तर प्रदेश के डाट जिले से संबंधित है। शार्दुल बिहान मतलब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली हम लोग देख रहे थे, जो पीछे का पेपर हुआ था हम लोगों को 19 में भी मिला है, 18 में भी, और जो सीरीज के पेपर थे उसमें भी मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है खेल से, जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी होते हैं उसमें हम लोगों को ध्यान देना है। तो 15 वर्षीय शार्दुल बिहान किस जिले से संबंधित है, मेरठ से संबंधित है। कहाँ से, मेरठ। जैसा कि हम लोगों को पता है कि मेरठ खेल के सामान के लिए भी फेमस है, तो यहाँ पर खिलाड़ी भी काफ़ी निकल रहे हैं। चूँकि खिलाड़ी थे तो वहाँ पर खेल का सामान भी डेवलप हुआ, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है हम लोगों का कि गौतम बुद्ध की माँ, कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी। जो उनकी माता थी वो देवदाह जो राज्य था उसके परिवार से थी। अब उत्तर प्रदेश के डाट जिले में, मतलब कहने का मतलब जो देवदाह स्थान था उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्तमान में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो हम लोगों को पता है कि जो गौतम बुद्ध की माँ थी महामाया, माया देवी, या उनको महामाया के नाम से भी जाना जाता था, महामाया या माया देवी कह सकते हैं, इस नाम से जाना जाता था। वो कहाँ की थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। वो कोलिय गणराज्य एक था, कोलिय गणराज्य की, कहने का मतलब कह सकते हैं राजकुमार या राजकुमारी कह सकते हैं, या कह सकते हैं राजा की पुत्री थी। और उनका जो स्थान था उसको देवदाह भी कहा जाता था। तो देवदाह जो प्रेजेंट टाइम में है कहाँ पर है, तो ये जो ऑप्शन दी है इसमें से वर्तमान में कहीं पर नहीं है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। देवदाह अगर जिला के वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, कहाँ पर, महाराजगंज में पड़ेगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हमारा महाराजगंज हो जाएगा, इसमें से कोई सही नहीं है, ये हम लोग को देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है हम लोगों का कि वाल्मीकि का आश्रम कह रहा है कि ब्रह्मवर्त में था। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो डाट में है। ये क्वेश्चन हम लोग देखें, हमसे तीसरी बार पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में हम लोग को मिल रहा था, उनको ज़्यादा पसंद आ गया, इसलिए हम लोग को ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो डाट में है। ब्रह्मावर्त तो कह रहा है वर्तमान समय में, कहने का मतलब कहाँ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिठूर में। कहाँ पर, बिठूर में। अब बिठूर कहाँ है तो हम लोग को ध्यान देना है, कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर में है, ये हम लोग को ध्यान देना है, कानपुर जिले में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है हम लोगों का कि 1 जनवरी, मतलब कह रहा है कि 1 जनवरी, ये बोल रहा है कि 1 जनवरी मतलब कह रहा है कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डाट नामक अपना पहला समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। मतलब कह रहा है कि जो इनका अखबार निकाला गया उत्तर प्रदेश से, उस किस नाम से था। कह रहा है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में जनवरी 1845 में जो अखबार निकाला गया, जिसका संपादन गोविंद रघुनाथ ने किया था, उस किस नाम से था, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो ये कह रहा है कि बनारस अखबार के नाम से था। किस नाम से, बनारस अखबार के नाम से समाचार पत्र था, हिंदी समाचार पत्र था, ये हम लोग को ध्यान देना है। हिंदी समाचार बनारस अखबार के नाम से था, ये हम लोग को देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है हम लोगों का कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने डाट के तर्ज पर बड़ा ख्याल, किस तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था, तो हम लोग को ध्यान देना ठुमरी के, किसके, ठुमरी के तर्ज पर उन्होंने बड़ा ख्याल जो है उसको विकसित किया था। कौन विकसित किया था, जौनपुर के जो सुल्तान थे, ये हम लोग को ध्यान देना, हुसैन सरकी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोगों का भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली के आँख
मतलब मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? जहाँ पर अर्जुन ने मतलब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, वो उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो ये हम लोग को ध्यान देना है, ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, वर्तमान फर्रुखाबाद जो है वहीं पर अर्जुन ने मछली को निशाना लगाकर, कहने मतलब मछली की आँख में या मछली को निशाना लगाकर द्रौपदी को जीता था, द्रौपदी से शादी किया था। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखना है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेल का शुभारंभ किया। तो भारत में रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये बहुत बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो भारत में रेल का शुरुआत किसने की थी? तो डलहौजी ने की थी, ये हम लोग को ध्यान देना है। किसने की थी? डलहौजी ने। ये काफ़ी कई बार आता है। और कब की थी? तो हम लोग को ध्यान देना है 1853 में। कहाँ, कब? 1853 में की थी, ये हम लोग को ध्यान देना है रेल की शुरुआत भारत में। और कहाँ से कहाँ के लिए की थी? तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि मुंबई में की थी। कहा ना, मतलब महाराष्ट्र में बॉम्बे से लेकर थाने तक, एक बॉम्बे से लेकर के थाने तक की थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये स्टेशन के दोनों नाम है, बॉम्बे से लेकर थाने स्टेशन तक की थी, ये हम लोगों को देखना है। 16 अप्रैल को मुख्यतः की थी, ये हम लोगों को देखना है। अगर डेट पूछ ले तो 16 अप्रैल 2000 मतलब 1853 हम लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है हम लोगों का कि सांख्यिकी मंत्रालय, कह रहा सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? मतलब सबसे कम आय किस राज्य की है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे कम आय किसकी है? बिहार की थी। किसकी थी? बिहार की थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और वर्तमान समय में बिहार सबसे पीछे है। कहाँ? बिहार की आय सबसे कम है, ये हम लोग को ध्यान देना है। प्रति व्यक्ति आय बिहार में, राज्य में जितने भी राज्य हैं सबसे कम है। और गोवा क्या है? गोवा राज्य है, इसकी आय पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय अगर किसी राज्य की है तो हम लोगों को ध्यान देना है गोवा की है। किसकी है? गोवा की है, ये हम लोग को ध्यान देना है। गोवा में हम लोग कह सकते हैं कि अगर 2024 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो लगभग 5,80,000 प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की इनकम है। राज्य के हिसाब से पर व्यक्ति इनकम कितनी है गोवा की? 5,80,000। और बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग यही चीज़ देखें तो ये लगभग 54-55 हज़ार के आसपास है, लगभग 54-55 हज़ार के आसपास प्रति व्यक्ति साल में। बिहार में रहने वाला अगर प्रति व्यक्ति आय देखी जाए तो 54 से 55 हज़ार है, और जो गोवा में है वो 5,80,000 है। बहुत ज़्यादा अंतर है, हम लोग को देखना है। अगर टोटल भारत स्तर पर हम लोग देखें तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है पूरे भारत की, इंडिया में हम लोग देखें तो भारत में प्रेजेंट टाइम में 2,40,000 के आसपास हम लोग कह सकते हैं। कितना? 2,40,000 नहीं, 2,14,000 एग्जैक्ट होगा। 2,14,000 प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की इनकम टोटल पूरे भारत स्तर पर ही हम लोगों को देखना है। मेन डाटा है 2024 का, अपडेटेड है, पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले पूछे हैं तो अब भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है हम लोगों का कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीतवाद के साथ जुड़े हुए हैं? किस संगीतवाद के साथ जुड़े हुए हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो ये सितार के साथ, किसके साथ? सितार के साथ जुड़े हुए थे, ये हम लोग को ध्यान देना है। कौन? अरविंद पारीख, ये हम लोग को देखना है। चूँकि आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है तो काफ़ी बार आता है। चूँकि ये फेमस इसलिए थे कि 2018 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था, ये हम लोग को ध्यान देना है। 2018 में इनको पद्म भूषण मिला था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है। तो ये जो काफ़ी चीज़ें चर्चा में ज़्यादा होती हैं वहीं से उठाया जाता है, ये हम लोग को देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है कि जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? मतलब उस समय 18 कह रहा है कि जून 2018 के समाप्त होने पर फसल के, जो कहने का मतलब है पूरे साल में जो फसल का उत्पादन था कितना था, ये हम लोगों को देखना है। तो उस समय कितना था? तो लगभग 274, कितना?
274 मिलियन टन था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। कुल उत्पादन कह रहा है अनाज उत्पादन में सभी अनाज शामिल हो तो कुल उत्पादन कितना था 274.83 मिलियन टन। और वर्तमान में अगर हम लोग देखें किसमें, वर्तमान 2024 में, इसमें वर्तमान 2023-24 में जो अनुमानित आया है, ये हम लोग को ध्यान देना, जो अनुमानित उत्पादन होगा अनाज का वो कितना है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो वो लगभग 351.37 मीट्रिक टन है, मतलब 351.37 मिलियन टन हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिलियन टन। तो कुल मिलाकर अब नया डाटा हम लोग को याद रखना है 23-24 के लिए कितना हो जाएगा 351.37 मिलियन टन, या वैसे हम लोग 350 के आसपास मोटा आंकड़ा याद कर सकते हैं। 350 मिलियन टन वर्तमान में अनाज उत्पादन होने के लिए ये आंकड़ा जारी किया गया सरकार के द्वारा, इतना अनुमानित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है हम लोगों का कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि यस एंड PBSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस मतलब कह रहा है उस बास्केट में डॉट डॉट स्टॉक हैं। कह रहा है कि मतलब यस एंड PBSE इंडेक्स या जिसको सेंसिटिव इंडेक्स कहते हैं जिस पर आधारित है उसमें उस बॉक्स में कितने स्टॉक शामिल हैं। तो ये हम लोग को ध्यान देना, उस बॉक्स में कुल कितने इंडेक्स शामिल हैं। तो 30 इंडेक्स, कितने 30 स्टॉक शामिल हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। इस इंडेक्स में टोटल 30 स्टॉक शामिल हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, पदवियों के उन्मूलन से संबंधित है, कि दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है, कि नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है, कि सहकारी समितियों के प्रोत्साहन से संबंधित है। तो दोष सिद्धि कह लें कि अनुच्छेद 20-21 हम लोग जानते हैं कि जैसा कि अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन से ये अमर हो गए हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये याद होना चाहिए, बहुत फेमस है ऑप्शन। और अनुच्छेद 21 और 20 कभी नहीं हटाए जा सकते हैं, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण अनुच्छेद 20 के तहत है, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है हम लोगों का कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डाट डाट से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो लिखा जाता है वही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो मतलब कितने से 14 वर्ष के बच्चों को, तो हम लोगों को पता है 6 से 14 वर्ष, कितने 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। जैसा कि हम लोगों को पता है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको शामिल किया गया है 2002 में। कब, 2002 में, ये हम लोग को ध्यान देना है। और इसके तहत अब ये मूल अधिकार बना दिया गया कि सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे, ये हम लोग को ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि ऑप्शन ए, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, विधान परिषद जो है उसको स्थगित कर सकता है, स्थगन मतलब थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देना, बिल्कुल कर सकता है, सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि राज्यपाल राज्य की विधान सभा का स्थगन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कर भी देते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये गलत है, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला देख लेते हैं, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा बिल्कुल भंग कर दी जाती है, भंग कर दी जाती है, पुनः इलेक्शन होता है। हम लोग को ध्यान देना, जो विधान परिषद है इसको भंग नहीं किया जा सकता है। जो विधान परिषद ये अस्थाई है, क्या है, ये अस्थाई सदन है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस मामले में गलत है। जो राज्यपाल हैं विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं, ये समाप्त हो जाए बात अलग है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है, ये अस्थाई सदन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है हम लोगों का
कि क्वेश्चन नंबर 34 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 निम्न में किससे संबंधित है। बिल्कुल कई क्वेश्चन लगातार पूछ लिए हैं जो केवल अनुच्छेद का नाम पूछे, वो भी मूल अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव से संबंधित है, कि ऑप्शन बी कह रहा है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है, कि ऑप्शन सी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है, कि ऑप्शन डी संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि अनुच्छेद जो हमारा 22 है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण जो मिलता है ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 22 से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है। हम लोगों को ध्यान देना है जो धर्म, लिंग, जाति अनुपात मतलब के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, ये अनुच्छेद 15 में से है। किसमें है, अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 15 में ये हम लोग को ध्यान देना है। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता जो है ये आर्टिकल 16 में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। किसमें है, आर्टिकल 16 में। और संपत्ति का अधिकार जैसा कि हम लोगों को पता है ये 19F में था, 19F में था, अब इसको हटा दिया गया है और इसको विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है हम लोगों का कि 1975 में आपातकाल के समय मतलब जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इमरजेंसी के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, हम लोगों को ध्यान देना है। तो इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ये हम लोग को ध्यान देना है। इनका कार्य 74 से लेकर 77 के बीच में था, लगभग कितना 1974 से लेकर के 1977 के बीच में था। हम लोग को पता है 75 में इमरजेंसी लगी थी, 75 से 77 के बीच में। तो इनका कार्यकाल हम लोगों को याद रखना है, तो हम लोगों को इमरजेंसी भी याद रहेगी कि 77 से ले मतलब 75 से 77 तक इमरजेंसी लगी थी। इनका कार्य 1974 से लेकर 77 तक था। फखरुद्दीन अली अहमद इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है हम लोगों का कि लेबनान की राजधानी, ये भी दोबारा तिबारा पूछ रहे हैं, हम लोगों को पता है लेबनान की राजधानी बेरूत क्या है। लेबनान की राजधानी क्या है, तो हम लोग को ध्यान देना है लेबनान की राजधानी बेरूत है। इसमें ऑप्शन बी में त्रिपोल, इसको त्रिपोली कहते हैं। त्रिपोल या त्रिपोली किसकी राजधानी है, तो लीबिया की। किसकी है, लीबिया की राजधानी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये राजधानी शहर नहीं है सामान्यतः। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है हम लोगों का कि क्वेश्चन नंबर 37 हम लोगों को देखना है। कह रहा है कि कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है। क्या है, कजाकिस्तान की, बहुत ऊपर से पूछे हुआ है लेकिन थोड़ा से दूर के देश का पूछ लिया है। तो कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, उसमें फेमस रही होगी, किसी कारण से चर्चा में रही होगी 2018 में, इसलिए इसको पूछे हैं। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो ये हम लोग को ध्यान देना है। कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंगे। क्या है, टेंगे, ये हम लोग को ध्यान देना है। टेंगे कहाँ की मुद्रा है, कजाकिस्तान की मुद्रा है, ये हम लोग को ध्यान देना है। जो फ्रैंक है ये हम लोग को ध्यान देना है। फ्रैंक फ्रांस की मुद्रा है, कहाँ की, फ्रांस की मुद्रा है, ये हम लोग को ध्यान देना है। लोटी लेसेथो एक देश है, देश के अंदर देश, मतलब इसको हम लोग लोटी किस देश की मुद्रा है, तो हम लोग को ध्यान देना लेसेथो, लेसेथो की मुद्रा है। और ये साउथ अफ्रीका में देश के अंदर देश है। सेकल जैसा कि हम लोग को पता है ये इजराइल की मुद्रा है। कहाँ की, इजराइल की मुद्रा है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से ये फेमस मुद्राएं थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर क्या है, 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हम लोगों का कि दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, तो ये हम लोगों को पता है बोलिविया वगैरह छोटे देश हैं। चिली भी पतला सा छोटा है और वही कंडीशन पेरू की है। कुल मिलाकर सबसे अधिक देश में हम लोग देखें, क्षेत्रफल भी कुछ ज़्यादा है लेकिन बहुत ध्यादा क्षेत्रफल की माने की बात नहीं है। कुल मिलाकर ये हम लोग को देखना है कि दक्षिण अमेरिका देश में सबसे अधिक जनसंख्या ब्राज़ील में है। कहाँ पर है, ब्राज़ील में है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमारे ये 38 क्वेश्चन थे जीएस के
जो 2018 का पेपर है 26 अक्टूबर का, हम लोगों ने कर लिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, फिर मिलेंगे। आप लोग पढ़िए ढंग से, ताकि जो री एग्ज़ाम में हम लोग किसी कारण से जिसका कम भी हो रहा था पेपर में, अब वो गड़बड़ हो गया कट के, तो बहुत ही गड़बड़ हुआ जो लीक हुआ है। लेकिन अगर किसी तरह से हम लोगों को फिर से मौका मिल रहा है तो इतनी बड़ी वैकेंसी को हम लोगों को गंवाना नहीं है, निश्चित ही मेहनत करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।